हेलो हेलो बच्चों। चलिए आज फिर सोनी मिश्रा आपके सामने हाजिर है एदो मंत्रा से। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो ग्रामर से रिलेटेड है, जिसका नाम है समास। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, समास। आप लोगों के कमेंट के द्वारा हमें पता चला, कुछ बच्चों ने बार बार यही बोला है कि मैम समास, संधि, वाक्य रूपांतरण, पद, शब्द और पद में अंतर। तो बच्चों हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके, जो कि बेस है, जो कि ग्रामर है आपका। मोस्ट ऑफ बच्चों को ग्रामर में ही प्रॉब्लम होता है। तो हमारी सबसे पहली जो कोशिश है यह है आपके ग्रामर से रिलेटेड, यानी 9th-10th का जो भी ग्रामर का पोर्शन है, जो भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है और कितना मार्क्स के टॉपिक से रिलेटेड है। ध्यान दो बच्चों कि हम जब भी आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, यहाँ पे जो भी हम टॉपिक्स लेंगे व्याकरण का, उसमें हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि कितने मार्क्स के हैं, इससे रिलेटेड कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आते हैं प्रश्न आपके। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को सीखेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है वो हमारा विषय क्या है, समास। आज हम समास पढ़ने वाले हैं। समास है क्या, तो आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स कुछ हम लेके आए हैं, जिसका देखिए यज्ञ के लिए शाला। यहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ के लिए शाला। शाला का तात्पर्य होता है, शाला का अर्थ होता है पाठशाला, जगह, यानी यज्ञ के लिए जो जगह हो रहा है, यज्ञ के लिए। यहाँ पे देखिए यज्ञ के लिए शाला यानी यज्ञशाला। चार पाए हैं जिसके पास चार पाए होता है, चार पांव होता है, उसे क्या कह रहे हैं, चारपाई। फिर यहाँ पे देखिए रक्त। रक्त का मतलब होता है लाल। लाल है जो कमल, ध्यान दीजिए बच्चों, लाल है जो कमल क्या कहलाता है, रक्त कमल। लाल है जो कमल ये कहलाया रक्त कमल। जेब को काटने वाला, जेब करता, जेब कतरा। ठीक है, अब ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पे जो हमने बोला यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैम ने क्या किया, इस वाक्य को एक शब्द में परिवर्तित कर दिया। यानी अनेक शब्द के लिए हमने क्या कर दिया, एक शब्द ले लिया। तो बेटा ध्यान दीजिए, समास क्या होता है, जब वाक्य को हम एक शब्द में परिवर्तित कर देते हैं, जब वाक्य को हम क्या करते हैं, एक शब्द में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या वाक्यांशों को संक्षिप्त करके नए शब्द जो निर्माण होते हैं, नए शब्द जो बनते हैं, उस शब्द को हम कहते हैं समास। सेट क्लियर, समझ में आया सबको कि क्या है समास। यानी देखिए रक्त के लिए या यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पे कितने शब्द को, एक वाक्य जो था, इस वाक्य को मैंने किसमें परिवर्तित कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। संक्षिप्त का मतलब होता है बेटा छोटा, जितना छोटा हो सके। एक शब्द में मैंने इसको क्या बना दिया, ये शब्द बन गया यज्ञशाला। तो समास की परिभाषा ये होती है कि जब दो वाक्यांशों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द का निर्माण होता है, एक नया शब्द जो बनता है, उसे कहते हैं समास। चलिए अब समास के बारे में, समास में जानने के लिए हमें बेटा ध्यान देना है कि हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हमें सेंटेंस दे दिए जाते हैं, और उस सेंटेंस में या तो हमें कोई वर्ड दे दिया जाता है समास का, जिससे हमें पूछा जाता है कि ये समस्त पद है, उत्तर पद है, पूर्व पद है या समास है, क्या है। यानी हमें क्या करना रहता है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना रहता है, पहचानना रहता है, उसका नाम बताना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, समास में जानने योग्य बात क्या है, समास में जो होता है, समास में समस्त पद एवं समास विग्रह। ध्यान दीजिए, समस्त पद एवं समास विग्रह। अब ये बात, दोनों चीजें ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समास का मतलब हो गया संक्षिप्त रूप, छोटे से छोटा रूप। यानी कई वाक्यांश जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक वाक्यांश जब आपके सामने आता और उसको हमने एक संक्षिप्त रूप दे दिया, एक छोटा सा रूप दे दिया, तो वो कहलाया समास। और समास विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग करना, अलग अलग करना, उसको तोड़ देना। समास को जब हमने तोड़ दिया दो भाग में, तो कहलाया समास विग्रह। विग्रह मतलब क्या हुआ, उसको अलग अलग करना। समास जो बना हमारा, एक शब्द जो बना, जैसे यज्ञशाला हुआ,
विद्यालय हुआ विद्या के लिए आलय। विद्यालय क्या होता है, अगर इसको हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विद्या के लिए आलय। और एक शब्द अगर हम लाते हैं समास, तो समास क्या हो गया, विद्यालय। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें जो है समास जो होता है, समास में रचना में दो पद होते हैं। समास की जो रचना की जाती है उसमें क्या होता है, दो पद होता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया गया कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो शब्द क्या होता है, एक स्वतंत्र इकाई है और ये व्याकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। लेकिन पद जो होता है, शब्द तो वही होता है लेकिन पद कहाँ पे होता है, जब एक वाक्य तैयार किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया राम, या चलिए मेरा ही नाम ले लीजिए सोनी। अभी यहाँ पे सोनी क्या है, सोनी पूरी तरह से स्वतंत्र है, एक नाम बताया जा रहा है। लेकिन जब इसका हम एक वाक्य बनाएंगे कि सोनी मैम हिंदी सिखाती हैं या पढ़ाती हैं, तो यहाँ पे सोनी क्या हो जाएगी, एक कर्ता हो जाएगी और एक संज्ञा हो जाएगी। यानी उसका जो रूप है, उसकी जो पहचान है अपने आप बदल जाती है। कब बदल जाती है, जब उसका उस शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। तो यहाँ पे वो ध्यान देने योग्य बात ये है बेटा कि रचना में दो पद होते हैं। यानी समास जो होता है, जो रचना की जाती है, उसमें क्या होता है, दो पद होता है। दो पद होता है जिसमें पहला पद क्या होता है, पूर्व पद होता है, दूसरा पद होता है उत्तर पद होता है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप लोग ध्यान दीजिए कि समास विग्रह जो है, समास विग्रह में क्या क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है। आपको इंपॉर्टेंट यही है कि आपको जानना, जैसे हमने एक सेंटेंस दे दिया, कोई भी सेंटेंस हमारे सिलेबस से है, बुक से है, या कोई पेपर जो एग्जाम देने वाले हैं पेपर में आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका उत्तर पद और पूर्व पद को अलग करिए, या इसमें उत्तर पद लिखिए और समास विग्रह लिखिए। तो आपको ध्यान देना है समास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समास की परिभाषा नहीं आती है। ध्यान देना बेटा कि जब भी हमें शब्द और पद में अंतर पूछा जा सकता है, शब्द और पद की परिभाषा पूछी जा सकती है, लेकिन समास की परिभाषा एग्जाम में नहीं आती है। ज्यादातर हमें पूर्व पद उत्तर पद का नॉलेज लेना है, जानकारी लेना है, जानना है कि किस तरह से कौन सा पद उत्तर पद कहलाता है और कौन सा पद पूर्व। तो पूर्व का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अपने आप एक ख्याल आता है, पूर्व मतलब पहले का जो पद होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए उदाहरण में यज्ञ दिया गया, यज्ञ 4 रक्त और जेब पूर्व पद है। देखिए कैसे पूर्व पद हुआ, आप यज्ञशाला, ठीक है, हमने ये एक शब्द ले लिया। यहाँ पे देखिए यज्ञशाला, 4 पाई, रक्त कमल और जेब कतरा, जो कि पहला पिक्चर पहला एग्जाम्पल में हमने बताया है। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे क्या है, देखिए यज्ञ जो है ये क्या हो गया, ये पूर्व पद हो गया और इसका जो उत्तर पद है, उत्तर पद क्या हो गया, शाला। उदाहरण में यज्ञ 4 रक्त और जेब पूर्व पद है। पूर्व पद का मतलब इसके पहले का जो शब्द है वो कहलाएगा पूर्व पद और उसके बाद का जो शब्द होगा वो कहलाएगा उत्तर पद। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान दो आप लोग, सबको समझ में आ जाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि पूर्व नाम लेते ही आपको पहले क्या है, बिफोर, पहले का, और उत्तर मतलब बाद का। तो यज्ञशाला जो है, यज्ञशाला क्या है, यहाँ पे यज्ञ में पहला जो पद है ये पूर्व पद कहेंगे इसे, और शाला जो है ये क्या कहलाएगा, उत्तर पद। ठीक उसी प्रकार से 4 पाई दिया गया है, 4 पाई में 4 जो है ये क्या है, पूर्व पद है और पाई जो है ये उत्तर पद है। अब हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर में समास विग्रह क्या है। हमने ये पूर्व पद जान लिया, उत्तर पद जान लिया, लेकिन समास विग्रह क्या है, समास विग्रह किसे कहेंगे। और इस समास को तोड़ देना, अलग अलग कर देना। समास जो हमने एक शब्द बनाया बेटा, जैसे यज्ञशाला हमने बनाया, तो यज्ञशाला को हम कई पार्ट में विभाजित कर दिए, उसको सेंटेंस में परिवर्तित कर दिए, तो कहलाया समास विग्रह। देखिए समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया
समस्त समास विग्रह कहलाती है। तो आपको याद करना है, क्या आपको इतना बड़ा डेफिनेशन याद करना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की। हमें क्या करना है, विग्रह का मतलब है अलग कर देना। विग्रह मतलब क्या, समास को अलग कर देना। यानी यज्ञ के लिए शाला जो था वो बन गया यज्ञशाला, अनेक शब्द के लिए हमने एक शब्द बना लिया। ध्यान दो बच्चों, जो आप लोग अनेकार्थी पढ़ते हो, अनेक वाक्य के लिए एक वाक्य या एक सेंटेंस, एक शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं अनेकार्थी के लिए, अनेकार्थी मतलब क्या होता है, जिसका अनेक अर्थ है, लेकिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, एक शब्द भी हो गया यज्ञशाला। तो जब यज्ञशाला को हम विस्तृत रूप दे देते हैं, यज्ञ के लिए शाला या रक्त लाल कमल, तो ये जो विस्तृत रूप हो गया इसको हम कहेंगे समास विग्रह। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया, संधि और समास में अंतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास, संधि और समास। देखो, समास का भी डेफिनेशन वही होता है और संधि का भी डेफिनेशन वही होता है। अंतर कहाँ पे होता है, ध्यान दीजिए। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण मतलब क्या हुआ, वर्ण मतलब होता है अक्षर यानी लेटर। ध्यान दीजिए आप लोग, संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और उनके मेल से एक विकार उत्पन्न होता है, एक विकार उत्पन्न होता है। जैसे यज्ञशाला, चलिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, तो यज्ञशाला हमने ले लिया। संधि और समास में क्या अंतर है बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा उसको कभी भी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि समास क्या है और संधि क्या है, दोनों में क्या अंतर है। इसके माध्यम से हम लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा बच्चे गलतियां कहाँ पे करते हैं, बच्चों की गलतियां हमेशा ये होती है कि संधि को समास और समास को संधि बता देते हैं। गलती यहीं पे होती है क्योंकि ये बहुत एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। किस तरह से मिले, देखो संधि में दो वर्णों का मेल होता है और उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है, किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है। यानी संधि जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा संधि, इसके बाद मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी और उसमें आपको बताऊंगी समास में हमने बताया, क्या बताया कि समास में क्या होता है, अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, वो कहलाता है समास। लेकिन संधि में क्या होता है, कई शब्दों को मिला के हमने एक शब्द बनाया लेकिन उसमें एक विकार उत्पन्न हुआ। अब आपके पास प्रश्न आ गया कि विकार क्या है, क्या है विकार मैम, हमें समझ में नहीं आ रहा विकार क्या होता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है, विकार यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता। जैसे हिम प्लस आलय, यहाँ पे हिमालय, लेकिन अगर ये समास होता तो हिम के लिए आलय के लिए हो गया आपका विभक्ति, के लिए क्या हो गया, ये विभक्ति हो गई। तो ध्यान दीजिए कि शब्द में क्या होता है, संधि हमें पढ़ने की जरूरत, हमें समास में ध्यान देना है कि समास क्या है। समास में कई शब्दों को मिलाकर उसको संक्षिप्त रूप दिया जाता है और उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन संधि में एक विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे के लिए, यज्ञ के लिए शाला, लेकिन जब यही चीज यज्ञशाला है तो यज्ञ प्लस शाला, अगर ये संधि है तो क्या हो जाए, यज्ञ प्लस शाला। लेकिन अगर यहाँ पे हम समास को देखें तो यज्ञ के लिए शाला, के लिए शब्दों को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि समास में विभक्ति या शब्दों के का लोप होता है। जैसे हिम के लिए आलय, यहाँ पे विभक्ति और शब्दों का क्या है, लोप हो गया है। किस तरह की विभक्ति, कौन सी विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति क्या है, अब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे किस तरह से हमें विभक्ति के बारे में बताया गया है। संधि में बताएंगे आप लोगों को। विभक्ति जैसे ये होता है बेटा अ, चलिए हमने अ लिया, अ प्लस अ को जब हमने जोड़ दिया तो ये बन गया आ, ये है आपकी विभक्ति। देख रहे हैं आप लोग, ये समास नहीं है, ये संधि है। और अगर हमने ये शब्द लिया, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ पे देखिए के, और यहाँ पे प्रतिदिन, दिन, प्रत्येक क्षण,
आजन्म जन्म से लेकर आजीवन जीवन भर, रातों रात रात ही रात। ध्यान दीजिए बच्चों, समास क्या है? बातों बात बात ही बात। संधि में ऐसा नहीं होता, यथा प्लस शक्ति, ठीक है। अगर यहाँ पे संधि होती तो संधि में क्या हो जाता? यथा प्लस शक्ति। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? देखिए यहाँ पे दिया गया के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा मति मति के अनुसार, यथा योग्य योग्यता के अनुसार, यथा अवसर, देखिए यथा अवसर, यथावसर, पढ़ने के लिए यथावसर है लेकिन यथा अवसर के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार। तो अभी हमारा ये जो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, समास को तो हमने ध्यान में रख लिया कि दो शब्दों अरे कई शब्दों के मेल से जो नया शब्द उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं समास। और उसमें जो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद होता है जो पहला पद कहलाता है, उत्तर पद होता है जो द्वितीय पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह का मतलब जब समास को हम कई शब्दों में तोड़ देते हैं, एक वाक्यांश बना लेते हैं, एक विस्तृत रूप उसको दे देते हैं, वह कहलाता है समास विग्रह। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो जाना चाहिए अभी। अब हम देखेंगे कि समास के प्रकार कितने हैं। तो पहला जो प्रकार है बेटा, समास का जो पहला प्रकार है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अब आ गया हमारे पास अव्ययी भाव समास। ये समास का पहला प्रकार है, यानी समास के जो भेद होते हैं उसका पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अब अव्यय क्या है? अव्यय बेटा जो ग्रामर होता है, बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रामर में अगर हमने बेस अपना क्लियर कर लिया, बार बार हमारा यही प्रश्न रहता है और यही आप लोगों को हमेशा मैं यही समझाना चाहती हूँ, मेरे तरफ से यही कोशिश होती है कि आप लोग समझने की कोशिश करिए। ऐसा क्यों बोलती कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनका ग्रामर, अगर वो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत करने योग्य बात क्या है? बेस। अगर उनको हमने संज्ञा सिखा दिया, लिंग सिखा दिया, वचन सिखा दिया, विलोम सिखा दिया, वर्णमाला सिखा दिया, मात्राएं सिखा दी, तो ग्रामर आगे कुछ है ही नहीं। जो प्रॉब्लम आप लोगों को संधि समास में यहाँ पे होता है, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास एक नया शब्द आ गया अव्यय। अब जिन बच्चों को अव्यय के बारे में पता ही नहीं है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैम अव्यय क्या है। अब अव्ययी भाव समास जो बना है वो तो किससे बना है? अव्यय शब्द से बना है। और अव्यय क्या होता है? हमारे ग्रामर का एक पार्ट होता है, एक टॉपिक होता है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए दोस्तों, बार बार यही रहता है मेरा सवाल कि जो भी आप पढ़ो, जो भी आप समझो, उसको बहुत गहराई से समझो, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाते हो। इसलिए पूरी कोशिश करिए कि बेस ही क्लियर किया जाए। ग्रामर स्टार्टिंग से ही बहुत मन से लगा के पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वर्णमाला, कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मात्राओं की गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि छोटी और बड़ी की मात्रा कब लगानी चाहिए, कब छोटाऊ की मात्रा लगाना चाहिए, कब बड़ाऊ की मात्रा लगाना चाहिए। ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ये आपके मार्क्स के कट होने के रीज़न होता है। तो बस यही सुझाव देना चाहूँगी, यही सलाह है मेरी तरफ से कि आप लोग ग्रामर का बेस क्लियर करिए। बेस क्लियर करेंगे तो यहाँ तक आते आते ये सब चीज़ें जो मैम आपके सामने, जो मैं आपके सामने अव्यय बोल रही हूँ, मुझे अव्यय बोलने की देरी नहीं होगी कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अव्यय का दूसरा जो नाम होता है बेटा, उसको कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी, ये जो शब्द होता है, जो स्वतंत्र होता है, जो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कही जाती है, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। अब अविकारी जो शब्द होता है वही कहलाता है अव्यय। अव्ययी भाव समास, यानी जो अव्यय का भाव ग्रहण करे, जिसके अंदर अव्यय का भाव हो, अविकारी शब्द का जो भाव होता है, अगर जिस समास के अंतर्गत है, वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। तो छोटा अभी मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी। अव्ययी समास यानी अव्यय जो होता है, जो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, यानी लिंग परिवर्तित हो, काल परिवर्तित हो, वचन परिवर्तित हो, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में परिवर्तित नहीं होता है, वह कहलाता है अव्यय।
अविकारी शब्द, कहीं कहीं हमें अव्यय की जगह पे अविकारी शब्द दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरा उसी का पार्ट होता, उसी का दूसरा नाम है। समानार्थी शब्द है, पर्याय है उसका, यानी उसके ही समान उसका अर्थ है, लेकिन उसका नाम अलग बता दिया गया। यहाँ पे मैंने बोला अविकारी शब्द और यहाँ पे दिया क्या गया है, अव्यय। तो अव्यय शब्द वह शब्द होता है जो लिंग वचन काल के दौरान भी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हमने जो सेंटेंस फ्रेम किए हैं, जो सेंटेंस हमारे सामने प्रस्तुत है या हम लिख रहे हैं, उसमें वचन को बदला जा सकता है। लड़का है तो लड़के हो सकता है, लड़का है तो लड़की हो सकता है, समय रहा है तो रहा था हो सकता है, रहेगा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा शब्द रहेगा उस वाक्य में जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द। तो अब हमारा पॉइंट है कि समास का जो पहला भेद है, समास का जो पहला प्रकार है, वो क्या है, अव्ययी भाव समास। तो जिस समस्त पद का अव्यय हो, जिस समस्त पद का अव्यय हो तथा पूर्व पद ही प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा शब्द जो जिसका पहला शब्द ही प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य पात्र हो, प्रधान हम किसे कहते हैं, मुख्य पात्र, यानी इस पूरे सेंटेंस में क्या हो, यथाशक्ति, यथाशक्ति, अभी हमने एग्जांपल ले लिया, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखिए इसको जब विग्रह हमने कर लिया तो शक्ति के अनुसार, तो शक्ति यहाँ पे क्या हो गया, इसका मुख्य पात्र हो गया। यहाँ पे किसके अनुसार बातें की जा रही है, शक्ति के अनुसार। तो बेटा ध्यान दो, अव्ययी भाव समास वही समास होता है जिसका पहला जो पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वो क्या होता है, प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यथाशक्ति, यथामति, यथायोग, यथाअवसर, यथा नियम, यथा विधि, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये जो शब्द यहाँ पे हम आपके पास लाए हैं बेटा, ये किसी भी परिस्थिति में इसको बदला नहीं जा सकता, ना ही इसको ऐसा नहीं बोल सकते यथाशक्तियां, यथाशक्तियां हम नहीं बोलते, यथा योग्य ये बोल सकते आप, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लिंग को चेंज नहीं किया जा सकता, इसके वचन को इसको किसी में भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब ये वाक्य, जब ये शब्द किसी वाक्य में परिवर्तित होगा, किसी वाक्य के बीच में रखा जाएगा, तब भी ये यथाशक्ति ही रहेगी। प्रतिदिन को प्रतिदिने नहीं कर सकते, प्रतिदिन को प्रतिदिनों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो लिंग वचन काल के अनुसार चेंज नहीं होता, ये अपने जगह पे अस्थाई होता है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ध्यान योग्य देने बात क्या है कि जो शब्द परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी सेंटेंस में लिंग चेंज कर दिया जाए, समय चेंज कर दिया जाए, काल जो है समय यानी काल, काल को परिवर्तित कर दिया, लेकिन ये शब्द जो है किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हुआ, तो वो कहलाया अव्ययी भाव समास, यानी अविकारी शब्द। अव्ययी क्या है, अविकारी, और ये समास में हमें जोड़ दिया तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए कि यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारी पूरी कोशिश रहती यही है बेटा कि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाए, आप लोग अगर वीडियो में इतना टाइम देते हैं तो उसमें का कॉन्सेप्ट हो आपका क्लियर हो, दोबारा उसको पढ़ने की कोशिश ना करनी पड़े। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम बार बार एक चीज़ को देखें, इसलिए आप लोग को अगर पसंद आता तो आप लोग बताइए, और अगर इस नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए कि मैम समास में हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकंड जो पार्ट है हमारे समास का, सेकंड जो भेद है, सेकंड जो प्रकार है, उसका नाम क्या दिया गया है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास क्या होता है, तो चलिए ध्यान देते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौड़ हो, गौड़, और उत्तर पद प्रधान हो। डिफरेंसेस क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। डिफरेंस क्या हुआ कि वहां पे अव्यय में बताया गया कि फर्स्ट जो पद होता है, प्रथम पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष में हमें क्या बताया गया, तत्पुरुष में हमें बताया गया कि पहला पद जो है गौण है, शांत है, ये प्रधान नहीं हो सकता, ये मेन कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे ये शांत है, इसका कुछ उस पद में अहम भूमिका नहीं है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है, जो उत्तर पद है, ये प्रधान है। देख रहे हैं आप लोग,
पहले में अव्यय में हमें ये बताया गया कि फर्स्ट पद प्रधान होता है, मेन कैरेक्टर, वहां पे मेन जो पात्र है वो कौन कहलाया है, फर्स्ट यानी पूर्व पद। लेकिन यहाँ पे उत्तर पद को प्रधानता दी गई है। तत्पुरुष में ध्यान दीजिए, तत्पुरुष में क्या है, समस्त पद का वह पद जहाँ पे पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, और दूसरा जो पद होता है उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है, प्रमुख होता है, वह समस्त पद कहलाता है तत्पुरुष समास। यहाँ पे विभक्ति जो है, विभक्ति का लोप है। विभक्ति जो आप लोगों को बताया गया है, के लिए, से, में, पर, ये जो विभक्तियां होती है ये यहाँ पे इसका लोप किया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे शरणागत, शरणागत, शरण को आगत, भयाकुल, भय से आकुल। अगर इसको तोड़ देंगे तो इस तरह का शब्द बनेगा, लेकिन अभी ये क्या, कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे विभक्ति का लोप किया गया। विभक्ति यानी को, जब इसको हम तोड़ेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तब ये को आएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये तत्पुरुष समास है तो ये किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे विभक्ति को क्या कर दिया गया, लोप कर दिया। लोप करना मतलब गायब कर देना, उसका कहीं भी नामो निशान यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। शरणागत, अगर ये संधि होती तो शरण प्लस आगत, लेकिन ये है समास। तो शरण को आगत, भयाकुल, भय से आकुल, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, गुणहीन, गुण से हीन, राजदूत, राजा का दूत, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से जब तत्पुरुष समास ये बनता है तो इन विभक्तियों को लोप कर देते हैं। ग्रामगत, ग्राम को आगत, ये को जो है, से है, के लिए है, से है, का है, पर है, इसका क्या किया गया, तत्पुरुष में लोप कर दिया गया। और जब इसका विग्रह किया गया तो देखिए किस तरह से इसको तोड़ा गया, किस तरह से शब्दों को बनाया गया। तो ये कहलाता है तत्पुरुष समास। यानी आपको पहला समास अव्यय में क्या हुआ, फर्स्ट अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे तीसरे पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं कि तीसरा इसका भेद जो है क्या है, तीसरा इसका पद, ये जो समास हम सीख रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके मैं आपको समझा रही ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय, कर्म, कर्ता, क्रिया, कर्म। ध्यान दीजिए, कर्ता हर वाक्य के बिना कर्ता के, क्रिया के, कर्म के नहीं बनता है। कोई भी वाक्य आप बिना कर्ता और क्रिया कर्म के बना नहीं सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, कर्मधारय, कर्म का मतलब होता है जो हम काम करते, जो हमारा कार्य होता है, यानी करने वाले हम हैं, लेकिन कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उस काम को हम कहते हैं कर्म। और धारय का मतलब होता है बच्चों धारण करना, यानी अपने उस जीवन में उतारना, धारण कर लेना, उस काम को करना। कर्म धारय का मतलब कर्म को धारण करना, यानी हम तो हैं कर्ता और हमारा काम क्या है, कर्म। हर इंसान कुछ ना कुछ कर्म करता है, वही कर्म जो धारण करता है अपने जीवन में वह कहलाता है कर्मधारय। और कर्मधारय समास क्या है, चलिए आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। अब फिर से आ गया आपके सामने बेस, फिर से आपके आ गया बेस। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, उपमा क्या है, उपमेय क्या है। विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है वह होता है विशेषण। और विशेष जो होता है ये संज्ञा का ही रूप होता है, जिसे हम विशेष कहते हैं। उपमेय उपमान भी वही होता है, जिस तरह से विशेषण विशेष होता है उसी तरह से उपमेय उपमान होता है। यानी किस तरह से ये अपने कर्म को धारण करता है। कर्मधारय समास क्या समास होता है, जहाँ पे विशेषण विशेष, उपमेय उपमान का संबंध होता है, वह कहलाता है कर्मधारय समास। चलिए देखिए कैसे, समस्त पद यहाँ पे है महात्मा, महान है जो राजा, नील कमल, नीला है जो कमल। देखिए इसने यहाँ पे विशेषण क्या हुआ, महान, नीला, परम है जो आनंद, परम, सत है जो जन, पीत है जो अंबर, महान है जो काव्य, नीला है जो कंठ। तो ध्यान दीजिए आप लोगों की विशेषण के चार प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, यहाँ पे देखिए महात्मा, यानी ऐसी आत्मा के बारे में हम बात करें जो महान है, उसकी विशेषता क्या है, वो महान है, इसलिए क्या कहलाया है, कर्मधारय। जहाँ पे विशेषण विशेष्य, ध्यान दो, ये राजा क्या है, राजा संज्ञा का रूप है, राजा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
और संज्ञा हमने आपको कहाँ से बताया कि विशेष्य जो होता है संज्ञा का ही भाग होता है, यानी संज्ञा का जो दूसरा रूप होता है वह कहलाता है विशेष्य। तो जो हमारा ये देखिए समास विग्रह जब हमने किया, किसका समास विग्रह किया? महात्मा का। तो महान है जो राजा, महान यहाँ पे देखो विभक्तियों का लोप नहीं हो रहा है, ध्यान देने योग्य बात है कि विभक्तियों का यहाँ पे लोप नहीं हो रहा है। और महान है जो राजा, यानी राजा यहाँ पे क्या हो गया? राजा यहाँ पे हो गया जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक राजा की बात नहीं की जा रही। राजा मतलब उसने अपने पूरे जाति को धारण कर लिया, किसी जाति के बारे में हम बता रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाया। और जातिवाचक संज्ञा का ही देखिए, संज्ञा का ही दूसरा नाम क्या होता है? विशेष्य। तो ध्यान दो बच्चों, ये कड़ियां जब तक आप लोग नहीं सीखोगे तब तक आपको समाज समझ में नहीं आएगा। सिर्फ बोलने से, रट्टा मारने से कभी भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कोई भी ग्रामर हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अगर आपको ग्रामर सीखना है तो उसका बेस सीखना बहुत जरूरी है। बेस में क्या है आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान लीजिए, महान जो है, महान उसकी विशेषता है, ये हो गया विशेषण। तो आपको बताया क्या गया? कर्मधारय समास वह समास होता है जहां पे विशेषण और विशेष का क्या होता है? संबंध होता है। उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उपमान क्या है, उपमेय क्या है, आपको ये भी हम बताते हैं। तो महान है जो आत्मा, महान यहाँ पे विशेषण हो गया। और राजा के बारे में बताया गया, राजा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और ये विशेष्य है। फिर परम आनंद, परम है जो आनंद, सज्जन, सत है जो जन। तो इस तरह से इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे उदाहरण हम आपके सामने लेके आए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ढेर सारे प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, सिर्फ वीडियो देखना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सीख रहे हो, जिसके लिए आप इतना टाइम लगा रहे हो, इतने लाइक भेज रहे हो, इतने कमेंट भेज रहे हो, इतने डिमांड कर रहे हो आप लोग कि हमें इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आनी चाहिए और हमारा ग्रामर का पार्ट मैम जल्द से जल्द बनाइए। आप लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद बेटा हमारे अंदर जो उत्साह पैदा होता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा ही ऐसी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो भी वीडियो बनाए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और उसका आपके जीवन में प्रयोग हो। लेकिन सिर्फ वीडियो देखना ही हमारे अच्छे मार्क्स को नहीं मतलब अच्छे मार्क्स आपको नहीं दिला सकता। अगर हमें अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना है, लाइफ में कुछ करना है, कुछ टारगेट है, कुछ उद्देश्य है आपका, कुछ अगर आपने एम बनाया है, तो जो भी आप सीखो बहुत ध्यान से सीखो और उसको बार बार तब तक सीखो जब तक उसको आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। क्योंकि ये रट्टा मारने जैसी चीज़ नहीं है बेटा कि आपने परिभाषा याद कर लिया और परिभाषा आपने जाके वहाँ पे एग्जाम में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। बल्कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय है कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव समास है। इसलिए मैं एक एक शब्दों को क्लियर कर रही हूँ, एक एक चीज़ों को इस तरह से बता रही हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें समझ के ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए बेटा समस्त पर देखिए, विद्याधन, विद्या रूपी धन, भव सागर, संसार रूपी सागर, चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना, इतने सारे ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी आपको फिर से पीडीएफ भी बना के दिया जा सकता है। आपके कमेंट के द्वारा, आपके लाइक के द्वारा ही हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो उस पर और भी काम किया जा सकता है। यहाँ पे बोलना, यहाँ पे आपके लिए वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी बच्चे हैं जिनको ग्रामर में कहीं भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए वीडियो के द्वारा, आपकी क्लास के द्वारा, लाइव क्लास के द्वारा, कैसे भी करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो चलिए हमने 3 अभी सीख लिया। पहला हमने अव्ययी भाव समास, दूसरा हमने तत्पुरुष समास और तीसरा हमारा हो गया कर्मधारय समास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो ये है द्विगु समास। द्विगु समास यानी पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, उसके बाद आ गया द्विगु समास। द्विगु, द्वि, द्वि, दो, द्वि, दो, द्वि, दो, दो मतलब संख्या। ये क्या है? गिनती है। 1 2 3 4 5 होती है, क्या होती है? संख्या होती है, गिनती होती है। समझ में आ रहा है? अक्षर नहीं होता ये बल्कि गिनती है, संख्या है, नंबर है। तो चलिए बेटा इसमें हम सीखते हैं कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची, ध्यान देने योग्य बात, संख्यावाची का मतलब होता है गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी गिनतियां होती हैं। यहाँ देखो पहला जो पूर्व पद है, पूर्व पद क्या होना चाहिए? पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए और समस्त पद समूह का बोध कराए। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एक समूह को बोध कराए, एक समूह का ज्ञान कराए। यानी ये जो संख्या है, संख्या कई शब्दों को मिलकर जोड़ दे। यानी एक समूह मतलब ये कैसे है, अलग अलग नहीं है बल्कि इसमें आपस में जुड़े हुए हैं। देखो तो उसका पहला जो पद होता है संख्यावाची होता है। जैसे यहाँ पे पंचवटी, पंचवटी, पंच, पंच मतलब 5, तो यहाँ पे 5 वटों का समूह। वट, वट मतलब, वट का मतलब होता है वृक्ष। यानी 5 वृक्षों के समूह को हमने क्या दे दिया नाम, पंचवटी। और अगर इसका हमने विग्रह कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया, 5 वटों का समूह। फिर अठन्नी 8, शताब्दी 100, त्रिवेणी 3, पंजाब 5, चौमासा 4, सतसई 7, त्रिफला 3, तिरंगा 3, और आगे दिया गया है दोपहर 2, नवरत्न 9, नवग्रह 9। यानी पहला जो शब्द है बेटा, जो पूर्व पद है, पहला शब्द क्या कहलाया, पूर्व पद। दूसरा पद क्या कहलाया, उत्तर पद। बिफोर, आफ्टर। इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दे लो आप लोग। बिफोर, आफ्टर। बिफोर मतलब पूर्व पद और आफ्टर मतलब बाद, यानी उत्तर पद। हिंदी में इसको हमने बोल दिया उत्तर पद। तो पहला पद देखो 5, 5 क्या है, ये पहला पद है यानी फर्स्ट स्टेप, यानी पूर्व पद। और यहाँ पे 7, तो ध्यान दीजिए पहला पद क्या होता है, इसमें संख्यावाची होता है। द्वियुग समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद, जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और वो सभी को समूह में जोड़ के रखता है। एक समूह में सारे शब्दों को, सारे जो वाक्य होता है उसको समूह होता है, उस शब्दों का वो एक ग्रुप में रखता है। समूह का मतलब होता है ग्रुप में रखना। तो उसका अभी लास्ट जो है हमारे समास का सबसे अंतिम पार्ट जो है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ पे द्वंद्व है, युद्ध है, कोई किसी से कम नहीं है, इस तरह से हम लोग याद करते हैं। द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब युद्ध। यहाँ कोई अपने को किसी के से कम नहीं समझ रहा है, दोनों पद की प्रधानता है। कई सारे समास में हमने क्या देखा कि उसमें पद की समानता नहीं मिली है, दोनों पद प्रधान नहीं है, उसमें एक ही प्रधान है, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो। लेकिन यहाँ जो हम जिस समास के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दोनों में द्वंद्व है, यानी दोनों अपने को महान बता रहे हैं। किस तरह से महान बता रहे हैं, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जिस समस्त के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच में आए तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। देखो समस्त पद को जब हमने विग्रह कर दिया, समस्त पद को जब हमने समास लिया, समास का जो शब्द है उसको समास विग्रह जब हमने कर दिया, और वहां पे विग्रह करते समय और, या, अथवा ये शब्द अगर आते हैं तो वह होता है द्वंद्व समास। क्यों द्वंद्व है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध है, कोई किसी से कम नहीं समझ रहा। युद्ध हम इसलिए बता रहे हैं बेटा कि ताकि आप लोगों को याद रहे कि किस समास में युद्ध होता है, कौन किसको कम नहीं समझता, तो वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद अपने आप को प्रधान समझते हैं, कोई किसी से कम नहीं समझता, दोनों की प्रधानता होती है। और अगर इसका समास विग्रह किया जाता है तो समास विग्रह करने के लिए उसमें और अथवा लगा के हम इसको या लगा के विग्रह कर देते, उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपके सामने, देखिए माता पिता, माता और पिता। यहाँ पे माता भी मेन है और पिता भी मेन है, राजा भी मेन है, रंक भी मेन है, रात भी मेन है, दिन भी मेन है, यानी दोनों प्रमुख पात्र हैं। यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं, किसी को प्रमुखता नहीं दे रहा है, यानी जितना अधिकार इसको प्राप्त है उतना ही अधिकार इस पद को भी प्राप्त है। दोनों पदों की क्या है, प्रधानता है, यहाँ पे दोनों शब्दों की प्रधानता है। ऐसा समास जहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, एक तरफ से देखा जाए अगर प्रधानता है, दोनों प्रधानता है, तो एक द्वंद्व मान लीजिए कि द्वंद्व है, युद्ध है एक बीच में उनके। तो ये जो जहाँ पे दोनों समास में प्रधानता हो, दोनों को अपने को शक्ति समझे, जिन दोनों के पास यहाँ पे पावर है, किसी एक के पास नहीं है, दोनों अपना पावर रख रहे हैं अपने आप में। तो ध्यान देने के लिए मैंने आपको बताया, द्वंद्व युद्ध करने के लिए इसलिए बताया गया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिए बेटे, यहाँ पे क्या है, दोनों समस्त पद में जो होता है उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं, और समास विग्रह जब उसका किया जाता है तो उसमें क्या अथवा या और लगा के उसको अलग किया जाता है। चलिए देखिए, राजा रंक, राजा और रंग, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या और, या अथवा और, चाहे या लगा हो चाहे और लगा हो, तो ये कहलाएगा आपका द्वंद्व समास।
ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाप पुण्य, लाभ हानि, सही गलत, चाय कॉफी, ऊंच नीच, राधा कृष्णा, ये हो गया आपका समास। समास के बाद अब यहाँ पे आ गया बहुब्रीह समास, द्वंद्व और फिर बहुब्रीह। बहुब्रीह अव्ययी, अव्यय, जहाँ पे क्या हुआ, कौन पद प्रधान था, ध्यान दो आप लोग, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब ये अंतिम पार्ट जो है उसका है बहुब्रीह समास। बहुब्रीह समास में क्या होता है कि दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो। ऐसा समास जहां पे दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, यानी यहाँ पे मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र कोई भी ना हो। जिस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों पदों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती है, वह कहलाती है बहुब्रीह समास। यानी किसी पद की प्रधानता नहीं है बल्कि कोई और आके यहाँ पे प्रधान बन रहा है। यानी दो पदों को जब हम जोड़ेंगे, उत्तर पद और पूर्व पद, ये दोनों पद जब जोड़ेंगे और एक नया शब्द तैयार होगा, वो अन्य इसको किसको, दूसरे को क्रेडिट जा रहा है। यानी जो इन लोगों को मिलाने के बाद जो एक नया शब्द बनता है, एक नया पात्र हमारे सामने आएगा, वह होगा प्रधान। यानी यहाँ पे मेन पात्र कौन हो गया, दो पदों को हमने जोड़ा और दोनों उत्तर पद और पूर्व पद को जब हमने जोड़ दिया और एक नया जो पद बनता है वह पद होगा प्रधान। यानी यहाँ पे उत्तर पद भी प्रधान नहीं है और पूर्व पद भी प्रधान नहीं, बल्कि कोई और प्रधान होता है, तो वह कहलाता है बहुब्रीह समास। तो ध्यान दो, दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। दशानन, दशानन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है दशानन, किसके है दशानन, कौन है दशानन, तो लंकापति रावण का नाम आ जाता है कि लंका के जो राजा थे रावण, उनके पास 10 आनन था, 10 मुख था। आनन मतलब होता है मुख बेटा। तो ध्यान दीजिए, दशानन, गिरिधर, गिरि को जो धारण करता है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। यानी ये जब हम नाम लेते हैं कि गिरि को धारण करने वाला, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में कनेक्शन आता करिए भगवान कृष्ण। त्रिलोकी, 3 लोकों का जिस पे राज्य हो, जिसके ऊपर जो तीनों लोक में राज्य करता है। देखिए, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, कौन पीला अंबर पहनता है, भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शंकर शिव। फिर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है जिसके। वीणापणि, वीणा है पाणी में जिसके, यानी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जिनको हम यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं, यही तो है माँ सरस्वती। हम जो ज्ञान धारण करते हैं, जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, वही होती है सरस्वती। तो बेटा इस तरह से, यानी यहाँ पे 2 पद 10 और आनन मिलके एक नए शब्द का निर्माण किए, एक नया पद आया जो कहलाया दशानन अर्थात रावण। ये दोनों किसकी तरफ, उत्तर पद और पूर्व पद मिलके किसी और पद की तरफ हमें इशारा करें, किसी नए शब्द की ओर हमें आग्रह कर रहे हैं, दिखा रहे हैं नया शब्द। जो नया शब्द बनता है वही होता है प्रधान और वही कहलाता है बहुब्रीह समास। यहाँ पे किसी पद की प्रधानता नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इस लास्ट जो हमारा बहुब्रीह समास बताया गया है, बहुब्रीह समास में किसी भी पद को समानता नहीं दी गई है, यानी प्रधानता नहीं है। दोनों प्रधान नहीं है, दोनों मेन कैरेक्टर नहीं, बल्कि मेन कैरेक्टर यहाँ पे रावण आ गया। दश है आनंद जिसका कौन, रावण। नील है कंठ जिसका कौन, शिव। पीला है अंबर जिसका, पीला अंबर जो पहनता है वो कौन है, भगवान विष्णु। तो इस तरह से हम ये दोनों पद उत्तर पद और पूर्व मिलके किसी और की इशारा करते हैं और उसको प्रधान बनाते हैं, उसको मुख्य बनाते हैं, वह कहलाता है बहुब्रीह समास। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कर्मधारय और बहुब्रीह समास में अंतर क्या है। चलो, एक ने कर्म धारण कर लिया और दूसरे ने, यहाँ पे हमारे पास आ गया बहुब्रीह समास। तो कर्म धारण में क्या था बेटा, कर्म को जो धारण करता है, कर्म को धारण कौन करता है, कौन सा पद प्रधान होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ समासिक शब्द ऐसे होते हैं जो कर्म धारय और बहुब्रीह समास दोनों से बनते हैं। समास विग्रह करके इनके बीच के अंतर को समझा जा सकता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास कहलाएगा। नीला, अगर यहाँ पे हम समझ इसका विग्रह कर देते हैं, आपका विग्रह बहुत करेक्ट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए, तभी समास में अंतर आप लोग समझ सकते हो। कर्मधारय भी इसी तरह से रूप लेके आता है। उसका जो समस्त पद होता है, जो समास होता है, हमें बहुत कंफ्यूज करेगा, तो किस तरह से आपको उसको विग्रह कर देना है।
अगर यहाँ पे आपने किया नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, यानी ये तीसरी की तरफ इशारा कर भगवान शंकर के लिए। लेकिन यहाँ पे नीला है जो कंठ, देखो यहाँ पे विभक्तियां आ गई हैं, यहाँ पे है जो नीला है जो कंठ, ये कहलाएगा कर्मधारय समास। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, पीतांबर, पीला है अंबर, यहाँ देखो पीला है जो अंबर, ये कहलाएगा कौन, कर्मधारय। लेकिन पीला है अंबर जिसका, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो बहुब्रीहि समास। फिर नीचे दिया कि नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थात सेव, ये हो गए आपके। इस तरह से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखो समस्त पद आपका यही लग रहा है, समास दोनों का सेम है, लेकिन जब हम इसको विग्रह करते हैं, यहाँ पे समास क्या हो गया, विग्रह किया हमने, ये है समास विग्रह, हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। और जब अलग करने का तरीका आपका इस तरह से है, अगर आप इसी शब्द का इस तरह से समास विग्रह करेंगे तो ये कर्मधारय कहलाएगा, और इस तरह से दूसरे की तरफ इशारा करके वहां पे प्रधानता दी जा रही थी, ये हो गया बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में बहुत क्या है, समानता है। तो उस समानता को हम कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो आपको बताया गया कि उसका समास विग्रह जब आप लोग करेंगे तो उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास आ गया द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुब्रीहि में हमें क्या बताया गया, बहुब्रीहि में ये बताया गया जो तीसरी की तरफ इशारा करे, द्विग में बताया गया संख्यावाचक। देखो दोनों में अंतर क्या, समानता बहुत है। नीलकंठ, नील नील यानी देखो यहाँ पे नीलकंठ, देखो यहाँ पे दश आनन, दश है आनन जिसका यानी रावण, लेकिन फिर हमारे पास क्या आ रहा है, दश, यानी समास विग्रह के द्वारा ये जो आप लोग समास विग्रह करोगे उसको तोड़ फोड़ करोगे, जब तक आप तोड़ फोड़ नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समास विग्रह जो है, ये समास का जो विग्रह है जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए अगर आप यहाँ पे लिख देते 10 है आनन जिसका, या अर्थात रावण, तो ये कहलाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं 10 है आनन जिसके, 10, या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि द्विगु समास किस तरह से होगा, 10 आननों का समूह। अगर द्विगु है तो आपको इस तरह से विग्रह करना, 10 आननों का समूह, और अगर बहुब्रीहि है तो 10 है आनन जिसका अर्थात रावण, तो ये कहलाएगा बहुब्रीहि। लेकिन 10 आननों का समूह, एक समूह बनाता है, संख्यावाची होता है, पहला जो उसका शब्द होता है, पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, और वो एक समूह में उसका एक समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, वाक्यों का समूह होता है, पदों का समूह होता है, वह कहलाता है आपका द्विगु समास। तो ये डिफरेंसेस है। आप लोग समास विग्रह जब करोगे, समास विग्रह आपका किस रूप में होता है उस पर आधार करेगा। यहाँ पे हमने समास दे दिया, और अगर आपने विग्रह नहीं किया और आपने लिख दिया कि ये समास, तो दोनों समास आपका करेक्ट तो होगा, कर्मधारय समास अगर आपने लिख दिया, लेकिन अगर उसको हम पूरी तरह से अपने एग्जामिनर को बताना चाहते हैं कि जो हमारा पेपर चेक करे उसको ये बात क्लियर हो, या हम एग्जाम जब भी देते हैं और खुद के लिए भी हमें उसके क्या करना है, समास विग्रह कर लेना। समास विग्रह जिस तरह से आप करोगे उस तरह से कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही आप लोगों को अच्छा समझाया है, पूरा विश्वास है मुझे कि कहीं भी आपको कुछ डाउट नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि फिर से दो बार तो वीडियो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टफ टॉपिक माना जाता है, काफ़ी कठिन माना जाता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों आप लोग जिस तरह से हमें पसंद करते हो, जिस तरह से हमारे लिए कमेंट करते हैं, ये पढ़ने के बाद हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए ग्रामर के सभी टॉपिक लेके आओ और अच्छे तरीके से लेके आओ। सिर्फ लेके आना बहादुरी नहीं है, लाने के लिए तो आपके पास बहुत सारे वीडियो आ सकते हैं, बहुत सारी वीडियो को दे सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट किस वीडियो से क्लियर होता है, किस तरह से आप लोग समझ पाते हैं, ये कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का विषय यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।